अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बैच नंबर 20 का लेक्चर नंबर 8 है। और लास्ट अंत तक हमने 80 क्वेश्चन किए थे। बाकी जो पेंडिंग क्वेश्चंस रह गए हैं 80 के बाद से, वो आप एज ए होमवर्क उसको कर लीजिए। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। आवाज़ सबको पहुँच रही है मेरी? जी पहुंच रही है। क्योंकि रमज़ान करीब हैं और फिर नहीं तो फिर सब पेंडिंग रह जाएगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। 80 तक हम कर चुके हैं। 80 से लेकर और ये जो हम्म, हम्म, 100, सॉरी, यहाँ तक 98 तक है। 99 तक हैं। 99 तक हैं। ये उसी पैटर्न पर हैं। कुछ ऑल से हैं, कुछ रथ से हैं, कुछ आपके पास यूनिटी से हैं। तो ये होमवर्क करके मुझे सारा भेजते रहिए टाइम टू टाइम, जिसका जिसका भी जैसे वक्त मिलता है। अभी वी आर गोइंग टू दिस टॉपिक, शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न एंड मुनासखा। कुछ और भी टॉपिक हैं जो उसमें ऐड नहीं हैं। तो बहरहाल आज की जो टॉपिक है वो है शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न और मल्टीपल डेथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये मेरी एक किताब है जिसका नाम है मुस्लिम इनहेरिटेंस केस स्टडी है। और इसमें 5 टॉपिक्स का जिक्र है। एक तो रूल्स ऑफ रिटर्न, जो मैंने सेपरेट किताब दी थी उसको मर्ज कर दिया गया है। दूसरा है शेयर ऑफ ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर। तो इसका भी डिस्कशन इंशाल्लाह अगले हफ्ते कर लेंगे। क्योंकि अभी हमारे पास 6 मार्च का, सॉरी 6 फरवरी का भी दिन बाकी है और 13 का भी है। 2 दिन हमारे पास और हैं क्लासेस की। तो इंशाल्लाह उसमें ये जो ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर है इसको हम वहाँ पे ले लेंगे। रिटर्न हम कर चुके हैं, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर वहाँ पे ले लेंगे। और इनहेरिटेंस शेयर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो भी हम वहाँ पे इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। तो रमज़ान से पहले मेजर टॉपिक हम कवर कर लेंगे। माइनर को हम देखेंगे क्या करने का है। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो है शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न। और शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न कौन से पेज पर है वह हम चले जाते हैं। क्योंकि लिखेंगे तो इट विल टेक टाइम। और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें आप तकरीबन सीख चुके हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाना है कि क्या प्रोसीजर होगा। पेज नंबर 192। देखिए ऐसी कंडीशन, आवाज़ सब तक क्लियर जा रही है भाई? जी सर। ठीक है। ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है कि किसी की डेथ हो, उसकी वाइफ प्रेगनेंसी में हो, तो बेटा और बेटी के आने की उम्मीद है। ऐसा हो सकता है किसी शख्स की डेथ हो और उसकी यहाँ पर उसका जो बेटा है, उसकी जो बीवी है वो प्रेगनेंसी में हो, तो पोता पोती के आने की उम्मीद है। इसी तरीके से हमारे कल्चर में तो यहाँ पे नहीं है, बट अरब कंट्री में जाएं तो शादी का कोई एज नहीं है, एजड लोग भी शादी करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस टाइम पर आपकी डेथ हो रही हो उस टाइम पे आपकी माँ प्रेगनेंसी में हो। तो बहरहाल टॉपिक ये है, क्या जो प्रेगनेंसी में बेबी है क्या उसका शेयर शरीयत ने रखा है, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ थ्योरी मेंशन दे रखी है कि तरीका तो ऐसन तरीका तो ये है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो कब किया जाए, जब बच्चे की पैदाइश हो जाए, आफ्टर दी बर्थ ऑफ द चाइल्ड। चूंकि पता नहीं कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा। मसला ये है कि अगर बंदे ने 10,000 रुपये छोड़े हों तो किसी को भी परवाह नहीं है। 10,000 तो हर एक के पास ही मौजूद हैं। ये 10 करोड़ हो जाएं तो फिर चैन से कोई बैठने नहीं देता। तो वो चाहते हैं कि
इधर किसी का दम निकले और दूसरी तरफ प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन इमीडिएटली हो जाए। कम प्रॉपर्टी पे हम कुछ नहीं कहते हैं, जब बहुत सारी होती है तो हम बोलते हैं। बहरहाल अब क्या किया जाए, क्या सॉल्यूशन है? हो सकता है कि बच्चे की पैदाइश अभी 8 महीने के बाद हो और प्रॉपर्टी करोड़ों की है। तो क्या कोई सॉल्यूशन है, दिया जा सकता है? तो इसमें उलमा इकराम की राय ये है कि ऐसा भी किया जा सकता है कि हम इमेजिन कर लें फर्स्ट कैलकुलेशन में कि आने वाला बेबी जो है लड़का होगा, और सेकंड कैलकुलेशन में इमेजिन कर लें कि लड़की होगी। ठीक है जी। दो इमेजिन कर लें कि लड़का होगा, और भाई सारे लोग अपने अपने कैमरास को प्लीज़ बंद कर दें, मेरा ही खुला रहने दें। कमल अख्तर साहब का भी खुला है और सबा सूफिया का भी खुला है। दोनों से रिक्वेस्ट है, अपने अपने कैमरे को प्लीज़ बंद कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे, बी सीरियस, टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक बार बच्चा, बेबी, बॉय तस्लीम करेंगे लड़का, एक बार लड़की। यानी अभी तक जो कैलकुलेशंस आप कर रहे थे उसमें दो कैलकुलेशन पैरेलल्स करनी है। अब जाहिर सी बात है आप कैलकुलेशन कर चुके हैं सारे और सीख भी चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको ये मालूम है कि बेटा और बेटी, एक केस में बेटा ले लें और दूसरे में बेटी, तो इसका मतलब शेयर्स जो है बराबर तो नहीं आएंगे, टोटल शेयर्स जो है तब्दील हो जाएंगे। तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि भाई टोटल शेयर्स नंबर ऑफ अलग अलग हो जाएंगे। तो क्या करना चाहिए मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, हम क्या करें कि दोनों ही कैलकुलेशन की जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनका रेशियो निकाल दें। रेशियो निकालने के बाद सिंप्लीफाई कर दें, और जो वैल्यू आए उससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्या मतलब है इसका जो कहा गया? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की पहली कैलकुलेशन में और दूसरी कैलकुलेशन में, एक कैलकुलेशन में टोटल जो शेयर्स आ रहे हैं वारिसीन के वो 32 हैं, और दूसरी में जो आ रहे हैं वो 24 हैं। तो क्या करें कि दोनों का रेशियो निकाल दें, किसी एक नंबर से डिविजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 32 एंड 24, 32 एंड 24 डिविजिबल है बाय किसके? 8 के। तो ये 4:3 का उसमें रेशियो निकल आया, और उसके आने के बाद क्या कर दें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा क्यों किया गया? ताकि इन बोथ दी केसेस, सन और बॉय के केसेस में जो अलग अलग शेयर्स आ रहे थे 32 और 24, उनको इक्वल किया जा सके। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि दोनों के शेयर हमने इक्वल कर लिए इस ट्रिक को अप्लाई करके। तो इससे होगा क्या? फिर स्कॉलर्स ने ये कहा कि अब हम क्या करें, जो वारिसीन मौजूद हैं, जो प्रेजेंट हैं, आने वाले तो आएंगे बाद में, जो भी बेबी आएगा, बेटा है बेटी, जो करंटली प्रेजेंट हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इन दोनों कैलकुलेशन में से हम देखें कि मिनिमम शेयर सन के केस में जा रहा है किसी को, या डॉटर के केस में जा रहा है, मेल के केस में जा रहा है या फीमेल के केस में जा रहा है। तो इन विच कंडीशन जो लोएस्ट शेयर जा रहा है वो उसको दे दें, और जो आपके पास बच जाता है उसको महफूज कर दें आने वाले बच्चों के लिए किसी ईमानदार आदमी के हाथों में। अब जब बच्चा पैदा हो जाए तो रेस्ट ऑफ द शेयर उसके मुताबिक तकसीम कर दिया जाए। तो ये इसकी थ्योरी थी, नई कोई चीज़ नहीं है, वही है जो आपने किया है। बस थोड़ा सा ट्रिक ये है कि जो उनके मल्टीपल शेयर्स आ रहे हैं उनको दोनों का रेशियो निकालने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और ये कुछ काम करना है। इंशाल्लाह ये सवाल जो लेंगे इससे वाजे हो जाएगा। और ये सारी अब केस स्टडीज़ हैं, यानी उनका एप्लीकेशन यूज़ होना है जो वहाँ पे था। यहाँ पे सवाल को एक बार पढ़ लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए क्या कहा गया है। पढ़ लीजिए एक बार सवाल को।
तो सवाल सबकी समझ में आ गया होगा कि डेथ जो हो रही है वो किसकी हो रही है, यहाँ पे किसकी मौत हो रही है? हस्बैंड। हस्बैंड की। हस्बैंड की। क्या नाम है? अब हम हस्बैंड नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो नाम आएंगे वो नाम बोलेंगे, जो वैसे आएगा। तो यहाँ पे नसीर की डेथ हो रही है। नसीर की ये बीवी है, नसीर की ये माँ है, नसीर का ये बाप है, नसीर की ये बेटी है। सारे ही फर्द नसीर के हैं। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज आ गई कि नसीर की वाइफ प्रेगनेंसी में है। लोगों ने डिमांड अगर शुरू कर दी प्रॉपर्टी की नसीर की डेथ के बाद, तो कितना शेयर प्रेजेंट एयर्स को दिया जाए और कितना महफूज कर लिया जाए जो बाद में डिस्ट्रीब्यूट हो। तो यहाँ पे दो केसेस हम लेंगे, और इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है जो हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं। कुछ टर्मोलॉजी का चेंज हो गया है। यहाँ पे केस वन में हमने ये सपोज कर लिया है कि आने वाला बच्चा जो है वो लड़का है। तो वाइफ पहले से मौजूद है, जबुल फरूज है, मालूम है आपको। माँ पहले से मौजूद है, प्राइमरी ईयर है, जबुल फरूज है। फादर पहले से मौजूद है, जबुल फरूज है। जबकि होना तो ये जबुल फरूज प्लस आर भी चाहिए था, लेकिन हमने क्या कंडीशन कर ली? सन की। तो जब सन कर लिया तो फिर अब ये आर नहीं रहेगा असबा, ये केवल जेड एफ रहेगा। और जो नया बच्चा है उसके साथ में एक टर्मिनोलॉजी डाल दी। ये मेरी अपनी टर्मिनोलॉजी है, बाकी किताबों में क्या होती है आई डोंट नो। चाइल्ड टू बी बॉर्न, सीबीबी उसको बोलेंगे, जो आने वाला बच्चा है। तो अब इस केस में इसका शेयर 1/8 है, चूंकि औलाद मौजूद है। औलाद मौजूद है। और यहाँ लिखा हमने सन। वो सन इसलिए लिखा कि अगर डॉटर ही होती केवल, तो फिर ये आर भी होता ना यहाँ पे, ठीक है। फिर आपके पास ये असबा भी बनता, तो इसका फिर साथ में आर भी जाता, राइट। तो दैट्स वाई मेंशन कर दिया आर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सन मौजूद है। तो अब इसमें कोई नया कैलकुलेशन तो है नहीं। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ कैलकुलेट करेंगे, ऑलरेडी किताब में लिखा हुआ है। जेड एफ कितना आएगा? 11/24 आ जाएगा, राइट। ये सबको क्लियर है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सब अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ आप निकाल चुके हैं। शेयर ऑफ असबा बी गैरी ही यानी ए बी जी की बात करेंगे। तो शेयर लेफ्ट है किसके लिए बचा? बेटा बेटी के लिए। पूरे में से, होल में से 11/24, क्योंकि फ्रैक्शन क्या है? पार्ट ऑफ द होल है, तो होल एक ही होता है, उसमें से 11/24 घटाया तो 13/24 बच रहा, जो बेटा बेटी में तकसीम होगा। दोनों का रेशियो 2:1 है, बिल्कुल क्लियरली लिख दिया गया है। और सन और बेटे का, डॉटर का जो एडिशन ऑफ रेशियो है 3 है। इसलिए सन का जो शेयर आर निकालेंगे वो आर की वैल्यू 13/24 और 2/3 हो गया, यानी बेटे का शेयर 13/36 हो गया। और सिमिलरली बेटी का शेयर 17 13/72 हो गया। तो स्टेप नंबर 4 में ये शेयर आ गए, और ये हम इस तरीके से यहाँ मेंशन करेंगे कि पूरी प्रॉपर्टी जो है, अब यहाँ पे परसेंटेज नहीं निकालेंगे क्योंकि उससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ये एक आसान तरीका है जो आपके सामने रखा जा रहा है, ठीक। इसलिए हमने कहा था भाई कि इस मेथड को भी हम लेके चलते रहें। तो इस केस में पूरी प्रॉपर्टी के 72 हिस्से होंगे। 9 हिस्से बीवी को चले गए, 12 माँ को, 12 बाप को, आने वाले बच्चे को जाएंगे जो अभी आया नहीं है आएगा 26, और 13 जाएंगे बेटी को। ये एक कैलकुलेशन हुआ सन को एज्यूम करके। सिमिलरली अब हम दूसरा केस लेंगे कि अगर बेटी आ जाए, तो वाइफ पहले से मौजूद, मदर पहले से मौजूद, पहली डॉटर, दूसरी के आगे सीबीबी लिख दिया, राइट, चाइल्ड टू बी बॉर्न। तो अब चूंकि हाँ। बेटियां ही बेटियां हैं, तो वालिद साहब असबा भी बन जाएंगे, ठीक है जी। तो इसमें भी कोई नई चीज नहीं है, लिख दिया, दोनों बेटियों को बराबर जाएगा। और जब ये निकालेंगे तो ये आ गया 27/24। तो अगर हम इस टॉपिक को पहले पढ़ाते ऑल से या रद से, क्योंकि इसमें रद भी बन सकता है, कहीं केस में आके ऑल भी बन सकता है, तो फिर ये टॉपिक आपकी अंडरस्टैंड होता ही नहीं। इसलिए हमने ऑल और रद जब खत्म हो जाता है तो इस टॉपिक को लिया जाता है। तो अब इस केस में कितने हिस्से बन रहे?
24 नहीं बनना है, ये तो हमारे पास एक मैजिक नंबर था। ये तो एक हमारे पास मैजिक नंबर था जिसके थ्रू हमने ये कैलकुलेशन किया है, राइट? बात समझ में आ रही है? एक्चुअल में शेयर ये है, ये शेयर नहीं है, राइट? समझ में आ रही बात? ये हम कर चुके हैं सारा। तो इसका मतलब यहां पे शेयर कितने बन रहे हैं टोटल? 27। चूंकि अकॉर्डिंग टू दी हजरत उमर रदी अल्लाह ताला नु, अब क्या करेंगे, इसको हटा के क्या करेंगे, 27 ही करेंगे ना यहाँ पे। ठीक है। हम्म तो टोटल शेयर यहाँ पे कितने बने? 27। यहाँ लिख दिया गया कि भाई ग्रेटर देन वन है, केस ऑफ ऑल है, तो वालिद साहब के लिए आर कुछ नहीं बचा। ठीक है, ये भी मेंशन कर दिया गया। और यहाँ लिख दिया गया पूरी प्रॉपर्टी के 27 हिस्से होंगे। अब आप देखिए, एक तरफ कितने हिस्से हो रहे थे उधर, 72। दूसरी तरफ कितने हो रहे हैं, 27। तो भाई कैसे कम ज्यादा दें, ये तो बड़ा मसला हो गया। तो रूल ये बनाया गया कि इन दोनों को क्या किया जाए, कि इन दोनों का हम रेशियो निकाल लें। तो रेशियो जब निकाला गया तो ये दोनों नंबर किससे कट जाएंगे? 9 से। क्लियर है? वैसे 3 से भी काट सकते हो, फिर 3 से काटोगे बार बार तो बेटर इज दैट 9 से काट दीजिए। तो 8:3 का रेशियो आ गया। तो हमने उसी को जो थ्योरी लिखी है उसी के अकॉर्डिंग केस वन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 27 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब दोनों ही केसेस के अंदर चाहे लड़का तस्लीम करें आने वाला या बेटी तस्लीम करें, 216 शेयर्स बन गए। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक? ये एक प्रोसीजर है जो आपने नया सीखना है। यहाँ तक क्लियर है सबको? हम्म जी ठीक। क्लियर है। हाँ, चूंकि देखिए ऐसा नहीं है कि ये केस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये वो केस हैं जो कि रियल केसेस हैं। ठीक है। तो ये हमने जो रियल केसेस इकट्ठे किए हैं, जो जो क्वेश्चंस हमारे पास आते रहे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नामों को बदल के करते चले गए। तो यहाँ पर ये जो आपके पास कंडीशंस हुई, इसमें केस वन में चूंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमने ये कहा कि भाई अब इंडिविजुअल जो इनहेरिटर का शेयर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो 216 बनेगा। ये तो आपने पूरे को मल्टीप्लाई किया, और 27 वाले को 8 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब यहाँ पे आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा वर्क इसमें ज़्यादा करना पड़ेगा। हमने उस टेबल का नाम दे दिया कि ये टेबल वो है जो कि इंडिविजुअल इनहेरिटर्स की है, और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो ये वो शेयर हैं जो आपने केस वन में निकाले थे। 9 माँ को जाएंगे, 12 मदर को, फादर को, आने वाले बच्चे बे सन को 26, और इसको 13। और ये वो हैं जो केस टू वाले डॉटर के केस में है, राइट? चूंकि हमने 72 को 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो इसलिए इंडिविजुअल हर एक को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये भी 216 हो गया, और ये भी 216 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में? इट्स क्लियर टू एवरीवन? यस। ठीक है। अब आगे ये कहा स्कॉलर्स ने कि अब इनमें से जो लोएस्ट शेयर है, तो प्रेजेंट कौन है? ये तो प्रेजेंट है नहीं अभी, और ना ये प्रेजेंट है। जो प्रेजेंट है वो ये है। अब दोनों टेबल में देखें, लोएस्ट शेयर दे दें जो प्रेजेंट है, तो वाइफ का लोअर शेयर कितना देना पड़ेगा हमारे को? 24। 24 देना पड़ेगा। मदर को लोएस्ट कितना देना पड़ेगा? तो 32। 32 देना पड़ेगा फादर को भी। और डॉटर को लोएस्ट कितना देना पड़ेगा? 64। नहीं नहीं, देखें ध्यान से देखें। 39। 39। तो हमने 39। हमने दोनों केसेस को देखना है, इन विच केसेस लोएस्ट शेयर इज एग्जिस्ट, वो देने का है। ठीक। तो टेबल नंबर 2 ये कहती है, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 2, यहाँ बोल दिया गया कि लोअर शेयर या मिनिमम शेयर को पेड कर दिया जाए। और टेबल नंबर 2 के अंदर दो चीज़ें रखी गई, कि एक तो लिख दिया गया कि जो मिनिमम शेयर पेड किया गया है उससे विलादत से पहले, वो 24 माँ को गए, 32 फादर मदर को, और 39 बेटी को। तो 127 शेयर तकसीम हो गए। टोटल कितने थे हमारे पास? 216। 216। ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया गया जो बचा के महफूज करके रख दिए गए हैं किसी के पास, वो कितने हैं? 89।
तो ये बट गए। अब जो भी मसला होना है वो 89 के साथ में होना है। ये दे दिए हमने लोगों को, किसी को 24 लाख दे दिया, किसी को 32 लाख दे दिया, किसी को 39 लाख दे दिया। अब जो पड़ा है 89, इसका कैसे करना है? तो अब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि आ कौन रहा है। तो अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल सेव्ड शेयर आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड कैसे तकसीम किया जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमने लिया कि मान लीजिए कि आने वाला बेटा है, तो टेबल 1 को देखें और केस 1 को देखें। उसमें आने वाले बेटे के 78 शेयर हैं। तो टेबल 1 में जाएं और केस 1 में जाएं। तो आने वाले के कितने हैं? 78 शेयर हैं। तो 78 तो आने वाले सन को जाएंगे, अगर सन आया तो फिर बाकी का क्या होगा? तो फिर ये कहा गया कि टेबल 2 में जाएं और वहां देखें कि भाई टोटल तो सेव जो है वो 89 है, 78 तो आप सन को दे दोगे। तो अगर बेटा पैदा हुआ तो उस केस में बाकी जो शेयर हैं वो किस किस को जाएंगे? तो यहाँ पे हमने जो पे किया है वो तो वाइफ को 24 किया है, लेकिन बेटे के केस में कितना जाना चाहिए उसको? बेटा अगर पैदा हो जाए तो कितना जाना चाहिए? और 27 ट्वेंटी तीन सेवन और यानी 3 और जाना चाहिए। हम्म, माँ को 32 आपने दिया है, तो इट मस्ट बी 36, यानी 4 इसको जाना चाहिए और 4 इसको जाना चाहिए। तो बस यही चीज वहां पे एक्सप्लेनेशन में लिख दिया गया है, चूंकि हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दिया गया है चूंकि माँ को 24 ऑलरेडी दे चुके हैं टेबल 2 के अनुसार, तो 3 देना बाकी है, माँ को इतना, फादर को इतना, और ये पूरे हो जाएंगे। लेकिन जब बिटिया आती है तो टेबल 1 और केस सेकंड देखें, तो आने वाली बच्ची का शेयर तो 64 होगा। टेबल 1 और केस 2 में आने वाली बेटी का शेयर तो ये होगा, लेकिन जो बड़ी बेटिया है उसको कितना दिया था आपने? 39 39, 39। तो इस केस में अगर बेटी पैदा होती है तो वाइफ को आप दे चुके हो 24, कुछ नहीं जाएगा। मदर को 32 दे चुके हो, फादर को 32 दे चुके हो, कुछ नहीं जाएगा, यानी जीरो जाएगा। तो इसका मतलब 64 इसको देने के बाद बचा हुआ किसको चला जाएगा? बड़ी बेटी को चला जाएगा। तो ये हमने सारा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे कर दिया। अब ये है फाइनल रिजल्ट जो आपने किसी को लिख कर देना है, क्योंकि उसको सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। आप सिर्फ इतना फतवा देंगे, जो भी फतवा आएगा वहां से, इमारत शरिया से, नदवा से या देवबंद से, कि भाई इस केस में इस सवाल के मुताबिक पूरी प्रॉपर्टी के 216 हिस्से किए जाएंगे, जिसमें से पैदाइश से पहले बीवी को 24, माँ बाप को 32 32 और बड़ी बेटी को 39 दे दिए जाएंगे। इतने महफूज कर लिए जाएंगे। अगर बेटा पैदा हुआ तो 89 की तकसीम कैसे होगी? आने वाले बेटे को 78 और बीवी को 3, माँ को 4, वालिद को 4, और अगर बेटी हुई तो केवल डॉटर को, आने वाली बेटी को 64, और जो बड़ी बिटिया है उसको 25। तो आई थिंक ये सारा समझ में आ गया होगा जो यहाँ बताया गया है। ये तरीका फॉलो किया जाएगा। अब कंडीशन ये आ सकती है कि भाई कोई ये कह सकता है कि भाई 2 बच्चे हो जाएं तो क्या होगा? तो भाई आपको फिर 4 कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। इन जनरल स्कॉलर ये कहते हैं कि एक हमल से जनरली तो भाई एक ही बच्चा पैदा होता है, वो तो एक्सेप्शन केसेस हैं, किसी को 3 3 4 4 बच्चे भी हो जाते हैं। तो स्कॉलर की बहस ये है मेजोरिटी की कि एक हमल से एक ही बच्चे को किया जाए। और आपके पास अगर मल्टीपल कैलकुलेशन बनाकर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, तो आपको फिर 4 बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना सॉल्व कर सकते हैं। एक केस ये भी हो सकता है कि भाई हम तस्लीम तो ये करके बैठे हैं, लेकिन आने वाली औलाद ऐसा हो सकती है कि वो, चूंकि एक हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अगर बच्चे की पैदाइश हो तो उसके जनाजे की नमाज भी पढ़ी जाएगी, वो वारिस भी बनेगा और उसकी मिरास तकसीम भी होगी। बात समझ में आ रही है? एक शख्स था, उसकी मौत हो गई,
उसकी वाइफ प्रेगनेंसी में, यानी प्रेगनेंसी वाले बच्चे की क्या है, शेयर्स मौजूद हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं। अब अगर वो उसकी रोने की आवाज आई तो इसका मतलब वो वारिस बन गया, राइट। और 1 मिनट के बाद ही उसकी मौत हो गई, तो इसका मतलब अब उसकी प्रॉपर्टी भी लोगों में तकसीम की जाएगी। और अगर मुर्दा हुआ तो फिर जाहिर सी बात है उसकी विरासत में कोई हिस्सा नहीं है। तो किसी सवाल में 3 कंडीशंस भी हो सकती हैं, राइट। तो मैंने आपको एक कंडीशन ये दे दी, और जो होमवर्क आपको यहाँ दिया जा रहा है वो होमवर्क ये है जो आपकी स्लाइड पर मौजूद है। इसमें किसकी प्रेगनेंसी है, इसमें भी वाइफ की है, इसको आप कीजिए। ये मैं आपका अभी उसी के अंदर प्रिंट स्क्रीन लेकर डाल देता हूँ सवाल को। ये आपका होमवर्क है, सेम प्रोसीजर से करेंगे वीडियो देखने के बाद। ये आपके ग्रुप में टेलीग्राम में ये मैंने पोस्ट कर दिया है, ठीक है। दैट इज़ दी फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है। अगर आप कहें तो एक और दे दूं, ये एक ही काफ़ी है इस टॉपिक के ऊपर। जी। जी भाई, एक ही काफ़ी है। एक और दे सकते हैं। एक और दे सकते हैं। एक और दे सकते हैं, तो देखते हैं कौन सा देना है। याद रहे कि ऑल और रद्द के केसेस एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखें, ये क्वेश्चन भी ठीक है। इस क्वेश्चन को बताएं कि इसमें ये कौन है, डॉटर इन लॉ। हम्म। बहू। 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 तो यहाँ बहू प्रेगनेंसी में है, तो इसका मतलब पोता और पोती। पोती आने वाले हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक 2 सवाल काफ़ी हैं करने के लिए, कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। जो कोई जब ये कर ले तो बता दे, एक सवाल ऐसा दे देंगे जिसके अंदर आने वाला जो बेबी है उसको हम डेड भी तस्लीम करें, तो 3 बार हमें सॉल्व करना पड़ेगा, वो थोड़ा और लेंदी हो जाएगा। तो इसको स्टेप बाय स्टेप करें, शॉर्टकट में ना जाएं, और रिक्वेस्ट ये है कि परसेंटेज में भी ना जाएं, फिर आप खुद कंफ्यूज होते चले जाएंगे। जब ये कर लें तो परसेंटेज वाला भी सीख लें। Can we take the help of the book, this book? इस बुक का मैं स्नैपशॉट डाल दूंगा आपको, और हार्ड कॉपी के लिए उन साहब का नंबर भी डाल दूंगा। एक कॉल है ज़रा घर से। तो मैं जो है एक मिनट, चलो मैं ग्रुप में बाद में डाल देता हूँ, उन साहब का नंबर भी डाल दूंगा, क्लास के बाद ग्रुप में डाल देता हूँ। अच्छा, 2 क्वेश्चंस ये हो गए, काफ़ी हैं आई थिंक। और दूसरा जो टॉपिक है हमारा आज का, उस टॉपिक का नाम है मल्टीपल डेथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये वाले केसेस तो कम होते हैं कि शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी वन, बट स्टिल ये आपके पास केस स्टडी है। मल्टीपल डेथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम ये कहलाता है मुनासखा, ये कहलाता है। सर, एक क्वेश्चन। जी। जब हमने बेटा या बेटी तस्लीम करके हिसाब कर दिया सारा, अब हम्म। जब वो बच्चा मर जाएगा तो क्या वो हमने ऑलरेडी उन लोगों को आधे आधे तो दे दिए हैं शेयर्स, हाँ। तो क्या फिर वो पूरा मतलब उसमें बच्चे का भी ऐड किया गया था ना, हाँ, तो कैसे करेंगे? तीसरी कंडीशन होगी, अगर वो डैड पैदा होता है तो उसका कोई शेयर नहीं होगा, तो उसका भी आप निकालोगे। तो उसके जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। पेज नंबर 192 था, और यहाँ पे ये जो केस है डैड वाले का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम्म, क्योंकि जिस तरीके से 2 का आपने निकाला है या फिर 3 का निकालोगे, सेम उसमें भी रेशियो आप निकालोगे।
अभी हमारे पास टाइम, वक्त कितना, अभी तो टाइम काफ़ी है ना हमारे पास, तो चलो ये वाला भी देख लीजिए, क्योंकि आधे घंटे में दूसरा टॉपिक भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। सवाल करने के लिए हमने आपको दो ही दिया है। हम्म 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 यहाँ कहीं लिखा हुआ आएगा बॉर्न डेड, हाँ। देखें, ये सवाल है कि सलीम की मौत हो गई है, माँ, भाई और बीवी, इतनों को ही छोड़ा है, ठीक है, और वाइफ प्रेगनेंसी में है। और तीसरी कंडीशन ये डाल दी गई, अगर बेबी जो है मुर्दा पैदा हो। तो अब क्या होंगी, तीन कंडीशंस हो गई। पहली कंडीशन ये, माँ को छोड़ा, भाई को छोड़ा, वाइफ को छोड़ा। अगर सन आ रहा है तो फिर ब्रदर को जाएगा, ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है। यानी सन इमेजिनरी है अभी, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप ये मान लें सन एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो ब्रदर को चला जाएगा। ऐसा नहीं करने का है, ठीक है ना। तो इफ यू आर कंसिडरिंग कि भाई सन आ रहा है तो फिर सन के केस में तो ब्रदर को जाना ही नहीं है, ये थोड़ा सा आपने, हाँ रख दीजिए यहाँ पे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने का है। क्लियर है, जी ये बात वाज़ेह है सबको भाई, जी। कि अगर इफ यू आर कंसिडरिंग दी सन तो ब्रदर को हिस्सा नहीं जाना है, चाहे वो रियल ब्रदर हो या वो आपके पास पैटर्नल ब्रदर हो। तो यहाँ पे हम रियल ब्रदर ही इसको लेके चल रहे हैं। तो इस केस में जो बची हुई प्रॉपर्टी होगी पहले वाले केस में, वो कौन ले जाएगा, सन ले जाएगा, क्योंकि वो असबा बी नफ्सी हो जाएगा। और इस केस में इतने डिवीजन होंगे, यानी 24 हिस्से होंगे। तो 4 माँ को, 3 बीवी को, 17 बेटे को चले जाएंगे। ये हो गया पहला केस, अगर बेटा आ रहा है। अगर सेकंड केस हम लेते हैं डॉटर का, तो डॉटर के केस में वो ज़ायडफ है। इन दैट केस ब्रदर क्या बनेगा, असबा बी नफ्सी ही बिल्कुल। बनेगा। तो 1/6, 1/8, 1/2 जोड़ने के बाद वो 19/24 आ गया। ये फिगर बहुत बार आया है हमारे सवालों के अंदर। 5/24, ये भी बहुत बार आया है। तो इस केस में भी इत्तेफाक से आप देखते हो कि दोनों में 24 ही बन जा रहे हैं। जबकि पीछे वाला केस में आपने क्या देखा था, कि लड़के के केस में टोटल शेयर्स अलग क्या? आते हैं और लड़की के केस में अलग आते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर जी सकते हैं, ये तो कैलकुलेशन का मसला है। हम ये कह ही नहीं सकते कि गलत आ रहा है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, सारा कुछ फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स आपके सामने है। इन जनरल हम ये डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई अलग अलग आता है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई ये इक्वल आ गया। तो दो केसेस में तो इक्वल हो गया, बट यहाँ पे कुछ के शेयर्स तब्दील हो गए होंगे, ठीक है ना। 4, 3, और ये ब्रदर को 5 हो गए, आने वाली बिटिया को ये हो गए। अब तीसरी केस क्या करना है, कि बच्चा जो है मुर्दा ही पैदा हुआ है, आने से पहले ही हमल के अंदर ही वो मर चुका है। चाइल्ड बॉर्न डेड। तो डैड जो पैदा होगा उसका कोई हिस्सा नहीं है, अगर वो रोता तो उसका हिस्सा होता, ठीक। तो इस केस में माँ और बीवी को देने के बाद भाई को चला जाएगा। पहले वाले केस में चूंकि आपने सन कंसीडर किया था, दैट्स वाई उसमें नहीं जाएगा, राइट। तो यहां पर अगर हम जाते हैं और देखते हैं तो यहां पे कितने शेयर्स बन रहे हैं, टोटल 12, ठीक है जी। माँ का 1/3, 1/3 क्यों है माँ का,
चूंकि औलाद नहीं औलाद। है, लेकिन रियल ब्रदर केवल एक ही है। अगर ये दो होते अभी तो 1/6 हो जाता माँ का, ठीक है, जी। क्लियर। तो वो सारे रूल्स वही अप्लाई होंगे जो अप्लाई होने थे। तो यहाँ हो रहा है 12। अब यहाँ पर फंडामेंटल ये आया कि भाई 3 केसेस के अंदर दो में तो बराबर हो रहा है, तो दो में रेशियो कितना हो रहा है, 1:1 का। दो का रेशियो तो 1:1 ही हो रहा है ना। तीसरे वाले का रेशियो अलग हो रहा है। तो इसका मतलब 1 और 2 का तो रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो वैसे ही कितना है, ठीक है। 1:1 है। बिल्कुल। तो तीसरे वाले में यानी 1:2 को थर्ड के साथ में कंपेयर करें तो 2:1 बन रहा है, राइट। यस। तो इसका मतलब जो थर्ड वाला केस है उसकी मल्टीप्लाई 2 से होगी और बाकी उसकी 1 से होगी। तो ये कैलकुलेशन जो हुई आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई तो 1 से ही कर रहे हैं आप, इनका रेशियो 1 है। जिसके 12 आए थे उसकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो अब इसके तो 24 थे ही, इसके भी 24 थे और इसके भी 24 कर लिए। यहां तक क्लियर हो गया सबको, कोई जी। कंफ्यूजन। नहीं। अब सबके 24 24। लेकिन सर ये डॉटर और सन में केस में तो डिफरेंट आना चाहिए ना वैसे। हाँ तो हम आना अगर चाहिए, तो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही है। हाँ वो तो है, ठीक कैलकुलेशन है, से तो आ रहा है लेकिन। हाँ तो ठीक है, जब आ रहा है तो वो मान मान लीजिए, बस हम्म, बात खत्म हो गई। उसमें हम क्या कर सकते हैं। हम्म, अब कितने केसेस बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस केस में सब 24 हो गए। अब टेबल 1 में साहब मिनिमम देना है, तो यहाँ मिनिमम कितना दें भाई किसी को, माँ को मिनिमम कितना जाएगा, 4। 4। हाँ, बीवी को 3। 3। और कौन बचता है, रियल ब्रदर, रियल ब्रदर को 0। 0। हाँ। भाई रियल ब्रदर तो एग्जिस्ट करता है ना, अगर उसको दे के बैठ जाए तो वापस कौन करने वाला है आज की डेट में। तो यहाँ पे मिनिमम शेयर हमने पेड कर दिया, बचा कितना, 17। अब अंडरस्टूड है सन आ गया तो 17 उसी को चले जाएंगे। तो पीछे हमने पढ़ ही लिया यहाँ पे भाई 17 महफूज हैं, और सन आया तो 17 उसको चले जाएंगे, ना माँ को कुछ जाएगा, ना बीवी को कुछ जाएगा, ना इसको कुछ जाएगा। और अगर बेटी आई तो बेटी के केस में आपको पता है कि भाई यहाँ पे जो आपने दिया है, सॉरी क्या नाम है, पहले दूसरे केस में, तीसरे वाले केस के अंदर आप जो दूसरे वाला केस है उसके अंदर ये 4 3 तो सेम ही रहेंगे। उस 17 में से 12 किसको जाने, बेटी को, और 5 जो है इसको जाने। ये दूसरा केस हो गया। तो दूसरा केस में यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि भाई अगर डॉटर पैदा होती है तो जो 17 है उसमें से 12 जो है इसको चला जाएगा, माँ और बीवी को 0 0, और रियल ब्रदर को 5 ही जाएगा। लेकिन अगर बच्चा मरा हुआ पैदा हाँ। होता है तो उसका कोई हिस्सा नहीं है। तो इन दैट केस 17 तो आपके पास अभी भी रखे हुए हैं। जब 17 आपके पास रखे हुए हैं तो किसको जाए, तो इन दैट केस मदर को 4 दे चुके हो, 4 और देना पड़ेगा। वाइफ को 3 दे चुके हो, 3 और देना पड़ेगा। और रियल ब्रदर को 10 जाएगा, जो कि टेबल नंबर 2 कहती है। ठीक है, टेबल नंबर 1 के अंदर ये मेंशन है कि अगर वो थर्ड कंडीशन में वो डैड पैदा होता है तो इसको 8 जाने, चूंकि हमने 4 दिए थे तो 4 और जाने, इसको 3 दिए थे 3 और जाने, इसको हमने पहले वाले केस में 0 रखा ही था, दिया ही नहीं था। तो अब आपके केस में रियल ब्रदर को कितना जाना है, 10 जाना है यहाँ पे। ठीक है जी, तो इस तरीके से सवालात कर सकते हैं। आप कहें तो एक सवाल और दिया जा सकता है इसी का। ठीक है, फिलहाल दो कीजिए करने के लिए, तो वो कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा सवाल हो जाएगा, क्योंकि मैं दिखा दूं उसकी शक्ल, काफ़ी बड़ा पेचीदा सवाल हो जाता है। ये अगर आप सवाल देखें, ये भी वही वाला है। इसके अंदर आपको काफ़ी लंबी चौड़ी टेबल बनानी पड़ेगी, थोड़ी सी मश्क करनी पड़ेगी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ पे तीनों की वैल्यू अलग अलग आएगी, आपको एलसीएम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर ये टेबल बड़ी होके जाके बनेगी और इस टेबल की शक्ल कुछ ऐसे होके आएगी। इसको कहाँ से घुमाया जाए, इसको यहाँ से घुमाया जाए, ये टेबल की शक्ल ऐसे बन के आएगी। ये बेटा है, ये बेटी है, ये मुर्दा है जी। तो इसको बाद में देखेंगे हैं।
तो पहले वो सीख लीजिए। नाउ अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, आधा घंटा बचा है, आधा घंटा हो गया है। दूसरा जो टॉपिक है सर आ, बस एक क्वेश्चन था। हम्म अब पिछले सवाल में आपने बताया कि अगर थर्ड केस में रियल ब्रदर को जाएगा 10 शेयर, है हम्म ना। अब वो जो 10 शेयर आता है वो रियल ब्रदर के प्रॉपर्टी का हिस्सा बन जाएगा। बचा अगर रहता है। जो 10 उसको शेयर मिला है हम्म। वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, है ना। हाँ ठीक ठीक है, रियल ब्रदर की ना 10 जो गए हैं। हाँ हम्म हाँ। हम्म। क्या वो वापस से वो अपनी माँ या उसकी भाभी को दे सकता है, या अपने हिस्से में से जैसा अपनी औलाद को देगा, या भाई गिफ्ट के तौर जिसके पर अगर दे। हाँ। जिसके जिसके पास शेयर्स चला गया वो उसका हो गया। अब उसकी मर्जी है, वो जिंदगी में किसी के ऊपर भी खर्च करे। भाई जैसे अच्छा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी शादी हो गई तो हम अपने वालिदैन पे भी खर्च कर रहे हैं, बीवी हाँ बच्चों पे भी खर्च कर रहे हैं, सबकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और जब मर हाँ जाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन फिर वैसे ही होना है कि अगर हमारी औलाद हुई, जिसमें बेटा अगर हुआ, तो जाहिर सी बात है ना हमारे भाइयों में से किसी को जाएगा ना बहनों को जाएगा। लेकिन अगर बेटी और बीवी ही बची तो बेटी बीवी हाँ को लेने के बाद फिर हमारे जो भाई बंधु बचे होंगे फिर उनको जाएगा। ये तो हम सारा पढ़ चुके हैं। हाँ। ठीक है। नाउ वो वी आर गोइंग टू दी मुनासखा, मल्टीपल डेथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम। और ये ज़्यादातर सवाल हमारे पास यही आते हैं कि परदादा ने ढंग से तकसीम नहीं किया, दादा ने नहीं किया, वालिद साहब ने किया, बेटों ने नहीं किया, अब उनकी औलादें जाके डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहती हैं। इसका नाम हमने मुनासखा डाला है। सवाल यहाँ पे लिखेंगे तो मसला ये है कि बहुत बड़ा सवाल हो जाता। तो ये पेज नंबर 254 पे हम चलेंगे, 254। मुनासखा कोई नई चीज़ नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी जितनी डेथ ज़्यादा होती चली जाएंगी। इसमें कैलकुलेशन एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स किया जा रहा है जितनी बार लोग मर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन करना था, नहीं किया, फिर किसी की मौत हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन करना था, फिर नहीं कर पाए, फिर किसी की मौत हो गई। तो ये मुनासखा के टर्मिनोलॉजी में आता है, यानी मल्टीपल डेथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम। ये सारी रियल स्टडीज़ हैं जो क्वेश्चंस लोगों के आते रहते हैं। यहाँ पे अब इसको पढ़िए। और यहाँ पे अब ये ध्यान रखना है कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे, अब हम मदर ही बोलते रहेंगे, फादर ही बोलते रहेंगे, तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। क्योंकि कोई शख्स मरा, उसका बेटा है और उसकी बीवी भी है और उसके बच्चे भी हैं, तो यहाँ तो दो फादर हो गए भाई। बात समझ में आ रही है? एक सन का फादर और उसके बेटे का वो फिर बेटा फादर। तो फिर यहाँ पे हम नामों को साथ में लिखेंगे कि यहाँ मदर का मतलब ये शख्स है और बाप का मतलब ये शख्स है। अब यहाँ कितनी डेथ हुई है जरा पढ़ें इसके अंदर, सवाल में कितनी डेथ हुई है? दो दैट हो। तीन। दो दो या दैट। तीन? दो हम्म। दो। दो। दो डेथ दो हुई दो। है। अच्छा, अब दूसरा ये कि जब मैंने ये सवाल किताब लिखनी शुरू की कुछ सालों पहले, तो मेरे साथ भी बड़ी दिक्कत ये है कि मेरे वो रिलेशन समझ में नहीं आते। तो मैंने अपनी वाइफ को साथ में बिठाया कि भाई खाला कैसे बनेगी, मामू कैसे बनेगा, है जी, भतीजा भांजी कैसे बनेगी। तो ये रिलेशन भी आपको आने चाहिए मुनासखा वाले के अंदर। जो शख्स कभी माँ दादी माँ बनती थी, हो सकता है कभी नानी बनने वाली है, हो सकता है किसी की दादी बनने वाली है। ठीक है। तो पहली मौत किसकी हो रही है? सलीमा। सलीम की। तो सलीम ने अपने सलीमा। पीछे किस किस को, सलीमा ने अपने पीछे किस किस को छोड़ा है? हस्बैंड, एक डॉटर। अपना शौहर जिसका नाम मुनीर है, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे मुनीर, उधर लिखेंगे हस्बैंड, डॉटर की ब्रैकेट में लिखेंगे करीमा, मदर करीमा। की ब्रैकेट में लिखेंगे अजीमा। ये प्रेजेंट थे, ये पहली मौत है। प्रॉपर्टी तकसीम नहीं हुई थी और कुछ दिनों के बाद उसकी बेटी जिसका नाम करीमा है उसकी भी मौत हो गई। ये दूसरे नंबर की। करीमा ने अपने पीछे किस किस को छोड़ा है, कोई बताएगा?
थोड़ा सोच समझ के बताना है। दो बेटों किस को किस को छोड़ा। छोड़ा है, कुछ तो क्लियर है कुछ क्लियर नहीं करीना है। के 2 नवासे और एक नवासी। नहीं नहीं भाई, करीमा की करीमा ने बात हो दो रही है। बेटों को एक करीमा, बेटी। करीमा के नवासे कहाँ से आ गए? हंस दो खालिद करीमा बेटे के खालिद और क- हामिद। करीमा के दो करीमा, नवासे करीमा के दो दो बेटे बेटे एक हैं, खालिद और हामिद। उसके और रेस्पेक्ट में बताना है जिसकी मौत हुई है। जी। ठीक है, और उसका एक एक बेटी। बेटी है। ठीक। तो ये तो हाँ। तीन तो विजिबल हैं आपकी आंखों के सामने। एक, और ये दो, और ये तीन। अच्छा, अब यहाँ पे करीमा के अगर हस्बैंड का जिक्र नहीं है तो जबरदस्ती नहीं लेकर आना है उसको, यानी वो पहले मर चुका है, बात खत्म हो गई। भाई या तो हम क्वेश्चन आंसर में आपसे ये पूछ रहे होते, आप जब लाइव डिस्कशन कर रहे होते, भाई करीमा का हस्बैंड है कि नहीं है। जब आपने हमें ये लिख के भेज दिया कि साहब मुफ्ती साहब ये जो है करीमा के ये बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है मुफ्ती साहब को कहाँ वक्त मिलेगा कि हर एक लेटर के ऊपर टेलीफोन घुमाएं आपको कि कौन है वो, आपको इसी स्टेटमेंट के ऊपर फतवा लिख के देंगे। तो करीमा का यहाँ पे हस्बैंड का जिक्र नहीं है, यानी एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन क्या और कोई एग्जिस्ट करता है करीमा का यहाँ पे? करीमा की जब मौत हुई है तो कोई और बचा इनके अलावा? उसकी उसकी बहनें बची हुई उनकी थी, मदर, मम्मी बची है, मम्मी मदर। हाँ, माँ कौन बची, बचे, कौन बची है? माँ मदर। माँ करीमा के माँ माँ। बची है। ठीक है, तो करीमा की माँ कौन है, क्या नाम है उसका? अजीमा। अजीमा। तो आपने ऊपर अजीमा। पीछे मुड़ के भी देखना है, ऐसा नहीं कि जो लिखा है बस वही कर लिया। तो आप तो सवाल यही लिख के भेजेंगे, अब मुफ्ती साहब को देखना पड़ेगा कि पीछे ऐसा तो नहीं कि इसकी माँ बाप भी बचा है, तो इसकी अजीमा तो ये बची है। ठीक है। अच्छा, सर जो, नानी होती है। हाँ जी, वो नानी बचेगी, नानी और नानी फादर हो- बचा है नहीं, हाँ भाई यहाँ अजीमा नानी हो जाएगी। करीमा, सलीमा का इंतकाल हो गया। करीमा, हस्बैंड बचेगा मुनीर। करीमा की जब मौत हो रही है तो करीमा किसकी बेटी है? सलीमा की। अजीमा की। हाँ सलीमा सलीमा। की। करीमा सलीमा की बेटी है। ठीक है। तो अजीमा जी। क्या बनेगी इसकी, नानी। मदर नानी या नानी? नानी नानी। नानी नानी। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये रिलेशन, ये मेरे लिए बड़ी दिक्कत थी किसको क्या बनाऊं। ठीक है, जी। नानी, तो नानी क्या बनी, मैटरनल ग्रांड मदर। ठीक। मदर। अच्छा, फादर। और भी कोई बचा इसका? नहीं, फादर फादर। फादर मुनीर। फादर फादर। ठीक है, जो यहाँ हमें हस्बैंड दिखाई दे रहा है, बट भाई जी। इस डॉटर मुनीर। के लिए तो ये क्या बन गया, फादर। फादर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम चलते हैं नीचे। पहली डिस्कशन में अब कुछ चीजें बढ़ा दी जाएंगी यहाँ पे, और आप ये भी लिखोगे जब सवाल आएंगे तो, डेट ऑफ डेथ, कब मौत हुई, एक कॉलन और आप इसमें बढ़ाएंगे, राइट। क्योंकि ऐसा हो सकता है किसी की डेथ जो है इसी महीने की 2 दिन पहले हुई, किसी की जो है आज हो गई। तो भाई इसका मतलब जो बाद में मरा है वो वारिस तो बना उसका, जब वारिस बना फॉर एग्जाम्पल, तो फिर उसका फिर सिस्टम गलत हो जाएगा अगर आप आगे पीछे कर देंगे। तो सीक्वेंस ऑर्डर भी पता होना चाहिए। तो डेट ऑफ डेथ, या पहली डेथ लिख दिया तब भी ठीक है, या डेट ऑफ डेथ भी ठीक है। ठीक है। मरा कौन, सलीमा। कौन थी, किसके साथ में क्या वाइफ रिलेशन ऑफ था, मुनीर। मुनीर की वाइफ थी। तो पूरी प्रॉपर्टी किसकी लेके चल रहे हैं, सलीमा की, राइट। तो सलीमा पूरी प्रॉपर्टी की मालिक है। अब ये जो होल स्टेट कहा जाता है, ये स्टेट का मतलब टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट नहीं है। जो टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट होती है, टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट होती है, उसमें से जब हम कुछ चीज़ों को निकाल देंगे तो ये स्टेट बचेगी। यानी उसमें से टीपीए में से माइनस कफन दफन कर देंगे, माइनस कर्ज कर देंगे, और ये विल अमाउंट कर लेंगे, तो ये जो अमाउंट बनता है कोर्ट की लॉ में, स्टेट उसको कहा जाता है। जब ये तीनों एक्सपेंसेस निकल जाएं तो ये स्टेट कहा जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूट वारिसों में हो रहा है। अदरवाइज जो टोटल है वो प्रॉपर्टी है, टोटल प्रॉपर्टी में से तीन चीजें निकालने के बाद जो बचता है, या तो उसको होल स्टेट बोलें, या यहाँ पे इनहेरिटेंस अमाउंट बोलें। क्लियर नाउ। जी। अब यहाँ पर कौन बचा उसको हम लिखेंगे कि भाई यहाँ पे जो बचा वो हस्बैंड, हस्बैंड का नाम क्या था, मुनीर। ठीक है। और डॉटर का नाम था पीछे करीमा करीब। बची।
और उसकी मदर अजीमा बची। ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक। तीन ही लोग बचे थे। अब तीनों के शेयर्स यहाँ पे लिख दिए। अजीमा को 1/6 गया, चूंकि मरने वाले की बेटी मौजूद है। तो अब जब हम ये करते हैं तो टोटल लोग इसमें प्राइमरी ईयर्स हैं। तो क्या निकल कर आया, कौन सा केस बन गया? रद्द। रद्द कर। रद्द बन गया। लेस देन वन। तो जब रद्द बन गया तो ये आप निकाल ही नहीं सकते थे अगर रद्द नहीं पढ़ाया जाता। तो रद्द के रिटर्न। केस में किसको जाना है? पहले हस्बैंड को जाना है। तो अकॉर्डिंग टू दी हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये रद्द का केस बनेगा। हस्बैंड को पहले दे दिया जाएगा। हस्बैंड पे रद्द एप्लीकेबल नहीं होता है। मुनीर को 1/4, यानी ब्रैकेट में नाम लिखे मुनीर, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। फिर बचा हुआ हिस्सा जो बेटी और माँ को जाएगा वो 3/4 जाएगा। फिर बेटी में यानी करीमा में, मदर यानी अजीमा में क्या निस्बत है? तो भाई इनकी जो निस्बत है वो निस्बत है, यहाँ से निकाल ली, 3:1 का रेशियो है। 3:1। तो अब इनके अंदर वही फार्मूला अप्लाई होगा जो कि बेटा बेटी पोता पोती में अप्लाई होता है, कि 3/4 में से 4 हिस्से में से 3 हिस्से ले जाएगी करीमा यानी बेटी, 9/16। इसलिए मैंने हर एक जगह पे यहाँ मेंशन किया है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपने बेवजह इतनी मोटी किताब लिख दी है, तो छोटे पार्ट में भी हो जाता। तो भाई वो तो छोटे पार्ट में सीख लेगा जो थोड़ा बहुत जानता है कुछ। अब जो जानते ही नहीं, बिल्कुल अनपढ़ है, जो सीख रहा है, उसको कैसे सिखाएं हम जाके? तो इसलिए मेंशन करना ज़रूरी है हर चीज़ को, ताकि हर एक चीज़ क्लियर हो जाए, वाजे हो जाए। अदरवाइज डॉटर ही लिखते रहते तो डॉटर पता नहीं कितनी बार डॉटर आएंगी बीच में जब लोग मरेंगे तो अजीमा का शेयर 3/16 हो गया। ये क्लियर हो गया, लिख दिया गया, माँ का हिस्सा डाल दिया गया रेशियो, और ये एडिशन हो गया। तो अब पहली डेथ का अभी फाइनल आंसर नहीं हुआ, ठीक है। पहली डेथ की समरी हम इस तरीके से लिखेंगे कि जब पहली डेथ हुई सलीमा की और उसका जो वाइफ था मुनीर का, उसमें से उस मुनीर को 1/4 गया, करीमा को 9/16, अजीमा को 3/16। अब सवाल ये कहता है प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था। दूसरी मौत किसकी हो गई? करीमा की, जो कि डॉटर किसकी है? सलीमा की लिखें या सलीमा की। मुनीर की लिखें, ठीक है। तो बेटर इज दैट उसके रेस्पेक्ट में लिखें जहां से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती चली जा रही है। अब ये मालिक कितने की है? 9/16 की। भाई इसको सलीमा से इतना ही तो मिला है ना। लिख दिया, कहाँ से मिला ये भी मेंशन करें आपको। परसेंटेज में निकालते हैं तो परसेंटेज मेंशन करें कहाँ से लिख आ रहा है। अब यहाँ पे इसके वारिसीन कौन है? इसके वारिसीन में इसके दो बेटे हैं, जिसमें से एक का नाम क्या था? हामिद था। और एक का नाम क्या था? खालिद था। खालिद। और एक बेटी स्वालिया थी। और ये बन गई नानी अजीमा, ठीक है। अब अजीमा नानी बन गई, मैटरनल ग्रैंड मदर। और ये, फादर बन तो ना ये ना। आपके पास गए। जब, फादर। हाँ फादर ये हो गए। अब जब माँ ना हो तो माँ का हिस्सा नानी को चला जाता है, हम पढ़ चुके हैं, 1/6। वालिद साहब को 1/6, चूंकि बेटा मौजूद है यहाँ पर। तो 1/6, 1/6 निकालने के बाद बाकी इन दोनों को जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इनको शेयर जाएगा, तो यहाँ पे हमने टोटल शेयर ये निकाल दिया, 1/3 बचा, 2/3। उसमें दो बेटे हैं और एक बेटी है, तो उनके शेयर 2:2, 2:1 हो गए। अब हर एक का शेयर जब निकालेंगे तो वहां पर ये फार्मूला अप्लाई कर दिया गया। खालिद के लिए तो 2/3 का जब आप ये करेंगे तो टोटल हिस्से 5 हो रहे हैं, 5 में से दो हिस्से इसको जाएंगे, यानी 4/15 अगर खालिद का आ रहा है तो भाई हामिद का भी तो वही आएगा। तो हामिद का भी और खालिद का भी 4/15 आ गया। और डॉटर का चूंकि एक हिस्सा है तो उसका 2/15 आ गया। लेकिन अभी 19 इसका तो कुछ नहीं हुआ ना। अभी तो इसका कुछ नहीं किया ना हमने। ये एक नया स्टेप ऐड हो गया आपके इसमें। अब अगर उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती, किसकी? करीमा की,
तब तो यही शेयर जाते ना जो लिखा हुआ है, राइट। जी। लेकिन अब उसको जो अपने वहां से मिला है वालिदा से, उसका तो आपने यूज किया ही नहीं। तो आप क्या करेंगे? फादर को 1/6 जाएगा करीमा के शेयर का, यानी 19/16 का। अब इसको आप सिंपलीफाई कर लेंगे यहाँ पे। इसी तरीके से नानी का भी सिंपलीफाई कर लेंगे। ठीक है, 1/6 जाएगा जो उसको अपनी माँ से मिला था। और यहां से फिर सन को 4/15 जाएगा जो करीमास का शेयर था, यानी 9/16। इसी तरीके से सन हामिद का हो गया और डॉटर स्वालिया का हो गया। ठीक है जी। सेकंड डेथ की समरी भी आप लिख दें ताकि कंक्लूजन निकलता रहे। तो ये सेकंड डेथ की समरी हो गई जो आपके सामने है। लेकिन इसमें से अब कुछ लोगों को 2 बार भी तो मिल रहा है ना। किस किस को 2 बार मिल रहा है? मुनीर और फादर एंड अजीमा। नानी। फादर को और अजीमा नानी। नानी को। दो, इन लोगों को 2 2 बार मिल रहा है। तो फिर हम एक नया स्टेप जोड़ेंगे अपने चैप्टर में। मुनीर को 2 बार मिल रहा है। किससे कितना मिल रहा है लिखें। और वाइफ से मिल रहा है तो भाई कौन वाइफ थी कैसे पता लगेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। वाइफ सलीमा से। हमें कैपिटल में नहीं लिखना था अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश, सारी चीजें ऑड लग रहा है, बट हमें उसको हाईलाइट करना है ताकि फोकस हो इसके ऊपर, इसलिए ऐसा किया गया। 3/32 उसको अपनी डॉटर से भी मिल रहा है। तो टोटल मुनीर का हिस्सा कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे 11/32। और अजीमा को भी 2 बार मिल रहा है अपनी डॉटर से। और अजीमा को किससे मिल रहा है? अपनी नवासी से भी मिल रहा है, राइट। मैटरनल जी। ग्रैंड डॉटर हो गई ना करीमा। इसके रेस्पेक्ट में इन दोनों के शेयर को भी जोड़ दिए। तो इन दोनों का शेयर जोड़ने के बाद ये आपके पास 9/32 आ गया। अब ये फाइनल आंसर आ गया। अब फाइनल आंसर जब आप लिखेंगे तो बी रिक्वेस्ट कि भाई उसमें मदर फादर नहीं लिखेंगे, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, पता लगेगा सारे ही मदर नज़र आ रही हैं, सारे ही फादर नज़र आ रहे हैं जी। वहाँ क्या लिखेंगे? नाम। और ये बेअदबी नहीं है। जनाब लिखेंगे, शेख साहब लिखेंगे, खान साहब लिखेंगे, बड़ा मसला है। केवल नाम लिखें, सवाल का सॉल्यूशन कर रहे हैं। मुनीर, अजीमा, खालिद, जितना सिंपलीफाई कर सकते हैं उतना आसान करें। एक एक नाम का कीवर्ड ले लिया, सबके शेयर हमने रख दिए और यहाँ कैलकुलेशन कर लिया गया। और यहाँ लिख दिया गया किसको कितना हिस्सा जाएगा कितने। अब ये आप चाहें तो फ्रैक्शंस में भी कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं। बट चाइल्ड टू बी बॉर्न में फ्रैक्शन में उसमें परसेंटेज में करने से लोग जो है फिर कंफ्यूजन में चले जाते हैं। तो बेटर है उसको वैसे करें, या जिसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो डिस्कशन किया गया इसका नाम है मल्टीपल डेथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम। अब इसका एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और 2 मौत का ना दिया जाए, 3 का दिया जाए। 2 का तो आपने सीख लिया, राइट। 2 का आपने सीख लिया है, 3 4 मौत का दिया जाए ताकि जो है आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े। कितनी मौतें हुई हैं यहाँ पे? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा सा आपको घुमाएगा भी सवाल ये। इसमें बहुत सारे अफराद मौजूद हैं। तो ये एक ही काफ़ी है। जब ये हो जाए तो रिक्वेस्ट कर लेना, हम दूसरा आपको दे देंगे। पहले एक करके भेजें। तो एक सवाल हो गया ये रिलेटेड टू दी मुनास्खा से मल्टीपल डेथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम। और वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं जिसमें एक केस स्टडी आई थी, एक पेपर निकलता है इनकलाब, उर्दू का, मालूम है। इनकलाब में कभी कभी इनहेरिटेंस का मसला आता है, तो उसमें एक सवाल आया था। उस सवाल को भी मैंने इसके अंदर
डाल दिया है, लेकिन वो बड़ा लंबा सवाल था। अगर आपकी हिम्मत हो तो आप कर लीजिएगा, मैं उस सवाल को ही ढूंढ रहा हूँ। उसमें लोगों के नाम नहीं है। इतने बेटे थे और इतनी बेटियां थी, फिर ये मर गई, फिर वो मर गई, तो अब उसमें फिर आपको फिर S1 S2 D1 D2 बहुत सारे काम करने पड़ेंगे हैं। तो मैं वही सवाल ढूंढ रहा हूँ। ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। ये एक केस स्टडी थी जो तकरीबन 3-4 घंटे मुझे लगे इसको रिजॉल्व करने में। 200 मीटर जगह थी, और इधर ही ये अबुल फजल की थी, हमारे दिल्ली की। और इसमें तकरीबन 7 मौतें हुई हैं, और उसको फिर कैलकुलेशन करने में वक्त लगा इसमें। ये देखें, ये क्वेश्चन है जो इनकलाब में आया था। ठीक। उसको माने 1 करोड़ रुपए हैं, 3 बेटे हैं, 7 बेटियां हैं। किसने क्या क्या नहीं छोड़ा, इसको भी आप करिए। तो बहुत सारी प्रैक्टिस इंशाल्लाह हो जाएगी। इतना होमवर्क मेरे ख्याल से काफ़ी है। आपका अच्छा खासा वक्त इसमें इंशाल्लाह लग जाएगा। अगले हफ्ते जो हम डिस्कशन करेंगे, वो जो टॉपिक हैं, वो 2 टॉपिक हम लेंगे। और वो जो टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। हम्म, हम्म, हम्म। हम अगले हफ्ते चाहेंगे कि 3 टॉपिक तो ये हैं। अच्छा, इसको हम बाद में लेंगे। इसके साथ में हम लेंगे, कहाँ गया, इनहेरिटेड शेयर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन, और इसके साथ में शेयर ऑफ दी पोता और पोती कैसे निकालना है वो भी ले लेंगे। और यहाँ जो 3 केसेस हैं, इनमें से हम हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो केस स्टडी थी, उसको भी ले लेंगे। ठीक। उसके बाद भी हमारे पास एक साथ एक और बचेगा दिन, क्योंकि हमारे पास अभी 2 क्लासेस बाकी हैं। जो 6 उसमें क्लास होगी फरवरी में, वो ये ले लेंगे। और 13 वाली के अंदर बाकी टॉपिक्स को कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक। और एग्ज़ामिनेशन जो आपका हम लेंगे, वैसे तो हम 5 घंटे का एक साथ एग्ज़ामिनेशन लेते हैं, बट मसला ये आ गया, बीच में आ गया रमज़ान। तो हम क्या करेंगे कि उस टेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले एक टेस्ट देंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, फिर दूसरे वाले में शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न वाला कुछ क्वेश्चन देंगे, और तीसरे वाले में मल्टीपल डेथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम का कोई एक क्वेश्चन होगा, और कुछ और रूल्स होंगे। तो उसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। जब ये एक का ऑनलाइन क्वेश्चन। ये ऑनलाइन होगा एग्जाम? जी। ऑनलाइन एग्जाम होगा? हाँ, ऑनलाइन नहीं होगा, आपको दे दिया जाएगा। हाँ, अच्छा जी। अब वो, आप अगर कॉपी खोल कर उसको घर पे करते हैं अपने, तो फिर इसका मतलब आप खुद चीटिंग कर रहे हैं, अल्लाह ताला भी देख ही रहा है। तो उसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी इतना दे देते हैं कि भाई, फॉर एग्जांपल आज हमने एग्जामिनेशन को पोस्ट किया है, और हमने कहा कल जमा कर देना। और ये जो पीरियड है जो हमने दिया है, फॉर एग्जांपल कोई पहला टेस्ट अगर हमने आपको दिया कि भाई टेस्ट के 3 पार्ट कर दिए गए, पहला जो टेस्ट है वो 1 घंटे का है। तो अब ऐसा हो सकता है भाई, घर में मर्द हजरात को टाइम मिल जाता है, औरतों को टाइम कम मिल पाता है, बहुत सारे काम करने होते हैं। अब किसी ने किसी वक्त फ्री है, किसी ने किसी वक्त फ्री है, तो हमने कहा कि भाई आज हमने पोस्ट कर दिया है, तो कल आपने इसको सबमिट करना है इतने बजे तक। ये हमने डेडलाइन आपको दे दी। अब घर पे आपने अगर इसको पीडीएफ को खोला, तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जैसे आप एग्जामिनेशन में चीटिंग नहीं करते, ऐसे इसमें भी चीटिंग ना करें। कोई अगर स्टूडेंट रात में 11 बजे खोलता है पीडीएफ को, तो भाई 12 बजे उस पीडीएफ को बंद कर दिए, जितना भी लिखा गया हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? किसी ने सुबह जी। 10 बजे खोला है, तो वो 11 बजे पीडीएफ बंद कर दे।
जितना भी सॉल्यूशन वो कर पाया हो। ये कंट्रोलिंग आप अपने हिसाब से खुद करें, नफ्स को कंट्रोल करते हुए अपने, कि ऐसा नहीं कि भाई हम नहीं देख रहे हैं तो चलो हमने कर दिया है और नंबर बनाने के लिए किए जाए, वो बात ठीक नहीं है। इससे आपका टेस्ट फिर टेस्ट नहीं होगा। हाँ, मैं तो यहाँ से नंबर दे दूंगा आपको क्योंकि आपने ठीक किया, लेकिन आपने उसके ऊपर 1 घंटे के पेपर के ऊपर 4 घंटे आपने पीडीएफ को खोल के रखा और 4 घंटे सवालात करते रहे, वो ठीक नहीं है। 1 घंटा कोई निकालें जो कि सेपरेटली हो, जिसमें बाकायदगी के साथ आप एग्जामिनेशन दे रहे हो। ठीक है, इस तरीके से हम पैटर्न करेंगे ताकि फ्लेक्सिबिलिटी रहे, क्योंकि हमारा मकसद जो है ये देखना है कि आपने लर्न कर लिया है कि नहीं कर लिया है। अब हमने कहा कि जमा करना है और वो भी 1 ही घंटे के अंदर करना है जमा, तो वो ठीक नहीं है। हम आपको 24 घंटे का टाइम देंगे टेस्ट को सबमिट करने के लिए। जिस वक्त आप खोलेंगे तब से 1 घंटे का टाइमिंग आपका शुरू रहेगा। जो भी हमने टेस्ट का टाइम डिफाइन किया होगा, किसी का 1 घंटा होगा, किसी का 2 घंटा होगा, किसी का 2 घंटा होगा, 5 घंटे का फिलहाल आपका टेस्ट होना है। उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको एक जो है सर्टिफिकेट देंगे, और वो सर्टिफिकेट हम उन्हीं लोगों को देंगे जिनके परसेंटेज जो है 70% आया होगा। क्योंकि जो लोग 70% इन्होंने सीखा होगा, लर्न किया है, तो इसका मतलब वो कैपेबल हैं, किसी को सिखा सकते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्टिफिकेट जो लोगों को हमने दिए हैं, बैच नंबर 17 है, टेस्ट पेपर और सर्टिफिकेट्स माइन कहीं हैं, सर्टिफिकेट्स माइनर जुबैरिया मेजर पेपर। एक मिनट, टेस्ट की शक्ल दिखाते हैं, पेपर की हैं, पेपर की शक्ल तो नहीं दिखा रहे अभी, हम दिखाते हैं जो सर्टिफिकेट्स हैं। सर्टिफिकेट 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 जुदा टेस्ट पेपर। हाँ, अब देखें सर्टिफिकेट, ये आपके पास इस तरीके का इंशाल्लाह आपको मिलेगा। ये सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा जिसकी शक्ल ये है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट का नंबर होगा, कब आपने कंप्लीट किया है वो डेट यहाँ पे डाल दी जाएगी। इसमें मार्क्स नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है जी, हम 70% से एवं वालों को ये देंगे। नहीं हुआ है आपका तो फिर ठीक है, दोबारा से ज्वाइन कीजिए, कौन से पैसे लग रहे हैं, वक्त ही तो निकालना है आपने। ठीक है, तो क्लास को एंड करते हैं, और अगले हफ्ते भी जितने लोग थे एटलीस्ट उतने ज्वाइन करें, क्योंकि अब 15-16 लोग रह गए हैं 25 में से। ठीक है, पहले 45 थे, फिर 35 बने, तो 2-3 क्लासें और बची हैं। इसमें रिक्वेस्ट ही कि एटलीस्ट सारे लोग रहें। ठीक है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है। जिनका पेपर हमने कुछ होमवर्क चेक नहीं किया, इंशाल्लाह आज कल में कर लेंगे, और ये जो किया है ये सारे लोग करके भेजें, ऐसे भी टूटा फूटा करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।